जय हिंद। आज आपकी बायोलॉजी क्लासेस शुरू होगी ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस पर, और मैं आपके साथ आपका होस्ट डॉक्टर आशीष कुमार। शुरू करते हैं बायोलॉजी क्लासेस। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये हम कंटिन्यू जब क्लास कर रहे थे, उसकी पहली क्लास जब बनाई थी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बनाई, और उसमें गैमेटोजेनेसिस समझा हमने और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हमारा स्पर्म बना था और स्पर्म की किस तरह से कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या उसको रेगुलेट करता है, स्पर्म बनता कैसे है, कहाँ बनता है, ये सब सारी चीज़ें हमने उस क्लास में डिस्कस की थी। इस क्लास में डिस्कस करना है कि स्पर्म एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो स्पर्म जो है उसकी तीन बॉडी होती है, एक हेड होता है, उसका एक नेक होता है, एक टेल पार्ट होता है। जो उसका हेड वाला पार्ट है उसमें आगे जो है एक एक्रोसोम पाया जाता है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रहता है। यानी कि कोई भी सेल है पूरी ह्यूमन बॉडी में, जितनी भी सेल्स रहती हैं सबको क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसमें पूरी पाई जाएगी। यानी कि जो इसके तीन पार्ट्स हैं बेसिक, हेड, नेक और टेल वाला जो पार्ट है, ये तीन पार्ट्स तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन तीनों पार्ट्स को जो कवर करके रखा हुआ है इसके अंदर, वो क्या है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगा। इसका सबसे आगे का जो आगे वाला पार्ट है एक्रोसोम, एक पाया जाता है इसमें एक्रोसोम। फिर उसके पीछे पाया जाता है इसका यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है हेड वाले एरिया में। हेड वाला एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक्रोसोम और एक न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट जो है हेड, ठीक है, जिसको हेड ही बोला जाता है। इसमें न्यूक्लियस रहता है इसका, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब वही क्रोमोसोम्स रहना, ठीक है। और जिसमें क्रोमोसोम की संख्या मैंने पहली क्लास में बताई थी, कैसी रहती है, हैप्लॉइड रहती है, यानी कि एक स्पर्म में। और वहीं फिर नेक वाले एरिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, जो कि इसको स्विंग करने के लिए, इसकी टेल को मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि नेक यानी कि इसका मिडल पीस है, ठीक है। फिर उसके बाद टेल पाया जाता है, इसमें ये प्रोटीन की बनी हुई टेल रहती है इसकी, और प्रोटीन का जो इसमें स्टिंग पाया जाता है, जिससे क्या है, ये मूवमेंट करता है। मूवमेंट करके क्या है, एज ए फ्लैगेला, जैसे लोअर एनिमल्स होता है फ्लैगेला पाया जाता है, और वो मूवमेंट करने के लिए काम आता है लोकोमोशन में। सेम वैसे ही यहाँ पर टेल पाई जाती है और वो लोकोमोशन करने के काम आता है, ठीक है। तो इसमें जो हेड है, हेड हैज द एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लिएट, यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस का मतलब है यहाँ पर कि क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रहेगी। और एंटीरियर पोर्शन द कवर्ड बाय द सेप लाइक स्ट्रक्चर इज द कॉल्ड द एक्रोसोम। तो ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं कि जब ओवा में ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जब वो ओवा से जब मीट करता है, तो उसकी जो आउटर लेयर रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहती है, और उसको ब्रेक करके उसके अंदर एंटर करना, यानी कि जेनेटिक मटेरियल तक अपना जेनेटिक मटेरियल पहुंचाना इतना आसान नहीं होता। तो उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। वो एंजाइम जो है यहाँ एक्रोसोम में रहते हैं। जैसे ही वो एक्रोसोम में पाए जाने वाले जो फर्टिलिटी एंजाइम्स हैं, वो फर्टिलाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं, यहाँ पर जो इसमें एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, वो क्या है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम वो ओवा के ऊपर रिलीज कर देता है, जिससे कि वो आउटर लेयर को तोड़ देता है उसकी। वहीं नेक वाले एरिया में मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और इसमें एनर्जी फॉर्म करते हैं मिडिल पीस के अंदर, ठीक है ना। तो नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि एनर्जी का निर्माण करते हैं। और एक पार्ट होता है इसका टेल। टेल वाले पार्ट में क्या रहता है कि फैसिलिटेट द स्पर्म द मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए मैंने एक बात बताई थी आपको oogenesis वाले पार्ट्स में, कि oogenesis का मतलब है कि ओवा का फॉर्मेशन। और वहीं जब मैंने oogenesis के बारे में बता रहा था, तो एक चीज़ और बताई थी, ओवोल्यूशन। ओवोल्यूशन का मतलब होता है कि ओवा का आपके ओवरी से निकलकर कहाँ आना, आपके फेलोपियन ट्यूब में आना। और जो फेलोपियन ट्यूब में ओवा का जो फेलोपियन ट्यूब में आना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवोल्यूशन। इस ओवोल्यूशन के बाद, अब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाला आपने चैप्टर पढ़ा है, तो आपने मेरा चैप्टर अगर देखा हुआ है, तो उसमें देखा होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वेजाइना से लेकर आपका यूट्रस, और यूट्रस से फिर फेलोपियन ट्यूब जुड़ी रहती है। फेलोपियन ट्यूब के बाद फिर आपका रहता है ओवरी, और स्पर्म तो उसका ओवा जो है निकलकर ओवरी से निकलकर कहाँ गया, फेलोपियन ट्यूब। लेकिन स्पर्म का जो इजैकुलेशन है वो वेजाइनल में आपका सर्विक्स में रहता है। सर्विक्स मतलब द नेक ऑफ द आपका वेजाइना, यानी कि जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव का नेक एरिया में रहता है। तो वहाँ पर जब सर्विक्स के पास, यानी कि सर्विक्स जो छोटा सा जो होल रहता है आपका यूट्रस का, काफ़ी नैरोइंग एरिया जो रहता है, वहाँ पर स्पर्म का डिपॉजिट होता है। वहाँ से लेकर पूरा यूट्रस को क्रॉस करने के बाद वो आपका
फेलोपियन ट्यूब तक मूव करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा एक तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा एनर्जी के अलावा काफ़ी सारे जो स्पर्म हैं, यानी कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जब स्पर्म का डिपोजिशन होता है, तो वो जो लाखों में जो स्पर्म हैं वो निकल कर जब वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, तो वहाँ से जब सफ़र तय करते हैं तो मूव करने के लिए कितनी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और बॉडी जो होती है फीमेल बॉडी, वो भी उसमें फ्लूइड रिलीज होता है, उसमें उनका उनका जो वो रहता है एसिडिक नेचर रहता है उसका, वो सब सारी चीज़ें, यानी कि वो भी प्रोटेक्ट करती है कि उनको भी लगना है कि फॉरेन पार्टिकल कोई आया तो उसमें वो डिफेंस के भी काम करते हैं। तो कुछ स्पर्म तो ऐसे ही मारे जाते हैं, लेकिन जो स्पर्म सोचो वहाँ से वहाँ तक उसको मूव करना है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। अल्टीमेटली बात करना चाह रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया मिलने का क्या मतलब है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और इस टेल का क्या, टेल के लिए तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा ताकत और मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये मूव करते हुए आगे की तरफ प्रोपेल होते हुए पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर पाया जाता है आपका ओवा, और ओवा के पास पहुंचकर बहुत सारे स्पर्म पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही पहुंच पाते हैं फेलोपियन ट्यूब में ओवा तक, और ओवा तक पहुंचने के बाद फिर वो फर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और वहां तक पहुंचने के बाद वो एक्रोसोम आगे जाके उसको ब्रेक डाउन करता है। तो फॉर द नंबर्स ऑफ फर्टिलिटी नॉर्मल शेप एंड साइज की बात करें तो एटलीस्ट 60 to 40% जो है sperm have must have the at least and 40% must have the vigorous motility, यानी कि कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं। अब स्पर्म की अगर बात करें, जब स्पर्म मैच्योर होता है तो मैच्योर स्पर्म जो है सारे के सारे स्पर्म जो है ना हेल्दी स्पर्म नहीं होते, और ऐसे नहीं होते कि जिस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना इस तरीके के नहीं होते कि सारे ऐसे ही होंगे। किसी में टेल नहीं होती, किसी में एक्रोसोम मतलब ये बीच का वाला नेक वाला पार्ट छोटा होता है, किसी का टेल छोटी होती है, किसी का जो है टेल ज़्यादा ही बड़ी लंबी होती है, और कोई जो है उसमें ये जो नेक वाला पार्ट छोटा होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, तो किसी में ताकत कम होती है। तो जो हेल्दी स्पर्म की बात यहाँ हो रही है, तो हेल्दी स्पर्म की संख्या थोड़ी कम होती है, तो वो एटलीस्ट 60% जो है स्पर्म मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज, एटलीस्ट 40% द विगोरस मोटिलिटी, यानी विगोरस मतलब वो उनमें मोटिलिटी बहुत ही कम रेट की होती है मोटिलिटी। और ये सब इस किसके अंदर पाया जाता है, सीमेन के अंदर। सीमेन जो है व्हाइट फ्लूइड की तरह होता है, जिसमें 3 तरह के फ्लूइड मिले होते हैं। एक सेमिनिफेरस फ्लूइड, जो कि मैंने रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव वर्क में बताया था सीमेंस के बारे में, कि जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और आपका सीमन जो कि आपका निकलता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, सीमन और सीमन फ्लूइड, और एसेसरी फ्लूइड जो पहले से उसमें जो फ्लूइड रहता है वो जो कि वहाँ से निकलता है आपके टेस्टिस से निकलने वाला। तो ये तीनों मिलकर जो है ना फ्लूइड क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। और सीमन का जो टेक्सचर मतलब सीमन का जो नेचर होता है, टेक्सचर नहीं नेचर, टेक्सचर तो होता है उसका काफ़ी विस्कस होता है, ठीक है, विस्कस और चिपचिपा होता है। और वहीं अगर उसका नेचर की बात करें तो नेचर जो है उसका एसिडिक एल्कलाइन होता है। एसिडिक नेचर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो वेजाइना है उसकी में जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, जो बार्थोलिन ग्लैंड से निकलता है उनकी, ठीक है, तो उससे निकलने वाला फ्लूइड है उसका नेचर जो है एसिडिक होता है। और स्पर्म जिसके अंदर रहते हैं सीमन, उसका जो नेचर है वो कहता है एल्कलाइन। अगर ये एल्कलाइन नेचर नहीं होगा तो स्पर्म जो है उसके अंदर लिविंग कंडीशन में नहीं रहेंगे, और अगर एसिडिक कंडीशन में अगर जाते ही स्पर्म जो है ना डेड हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए, न्यूट्रल कंडीशन देने के लिए क्या रहता है कि इसको यहाँ पर स्पर्म का जो सीवन है जो स्पर्म के अंदर, वो उसको एल्कलाइन फॉर्म में रखना बहुत जरूरी होता है। द फंक्शन ऑफ द मेल्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर द मेंटेन द टेस्टिकुलर हार्मोन द एंड्रोजन, यानी कि उसकी मेच्योरिटी और उन सब के लिए मैंने बताया ना जो कंट्रोल और रेगुलेशन होता है सार्टोली सेल और उनके बारे में जो बताया, उसमें ये सब सारी चीज़ें थी कि जो मेंटेन जो करके रखते हैं सेक्स एसेसरी डक्ट जो रहती हैं उन सबको, या टेस्टिकुलर हार्मोन्स जो होता है एंड्रोजन, ये सब क्या रखते हैं उनको मेच्योर करके रखते हैं, ठीक है ना, हार्मोन्स को, फंक्शन को, ठीक है। फिर इसके बाद है oogenesis, उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जय।